हेलो गाइस, वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई सीरीज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आप बोल सकते हैं भारत का संविधान। ये जो पहला लेक्चर है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम टोटल जो भी लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट में जुड़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे। तो शुरू करते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां हम जानेंगे और समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसको फॉर्म किसने किया था और इसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बारे में है। हमारा जो सेकंड लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रियम्बल के बारे में, जहां हम जानेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है। ये जो प्रियम्बल आप देखते हो हर किताब के पहले लिखा रहता है, यूजुअली एनसीईआरटी किताबों के पहले जो प्रियम्बल होता है उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, भारी भारी वर्ड्स, सोशलिस्ट, सोवेरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनका एक्चुअल मीनिंग है क्या, ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए थे और प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि प्रियम्बल से रिलेटेड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। हमारा जो थर्ड लेक्चर रहेगा वहां से शुरू होगी हमारी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लिस्ट, जहां पर आर्टिकल 1 से 4 हम कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन टेरिटरीज के बारे में। ये जो हमारा इंडिया का मैप है, जहां पर आप देखते हो कि एक पोर्शन राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक महाराष्ट्र है। बेसिकली ये टेरिटरीज है क्या, इसको फॉर्म कौन करता है, इसका अमेंडमेंट कौन करता है, अगर एरियाज में कुछ ऑल्ट्रेशन करने हैं, बाउंड्रीज में कुछ ऑल्ट्रेशन करने हैं, तो कौन है वो जिसकी जिसके पास ये पावर है करने की। तो हम ये सब पढ़ेंगे हमारे थर्ड लेक्चर में। हमारा जो फोर्थ लेक्चर रहेगा वो रहेगा सिटीजनशिप के बारे में। ये कवर करेगा आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक में, जहां पर हम देखेंगे कि ये सिटीजनशिप यानी कि भारत की जो नागरिकता है वो बेसिकली है क्या, और जो हमारे सिटीजन्स है उनको क्या क्या राइट्स मिली है। कौन सिटीजन्स जो आज के टाइम पे इंडिया में रह रहे हैं, कौन सिटीजन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले थे, ऐसे सिटीजन्स जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके हैं, ऐसे सिटीजन्स जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो चुके हैं, और ऐसे सिटीजन्स जो एक्चुअली बॉर्न तो इंडिया में हुए हैं पर आज की डेट में कोई और कंट्री में रह रहे हैं। तो इनकी क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ये सब कवर होगा पार्ट 4 में, लेक्चर 4 में। पार्ट ये सब कवर होगा पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 से 11 और लेक्चर 4 में। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे फिफ्थ लेक्चर में। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दी गई है, जो कि कवर करती है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। फंडामेंटल वो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो बेसिकली हर सिटीजन को मिली है जो पैदा हुआ है। ये हमारी विद बॉर्न राइट्स है। बेसिकली जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स अलॉट कर देता है। ये सारी वो राइट्स है, टोटल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स है। हम 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स इसमें डिस्कस करेंगे हमारे फिफ्थ लेक्चर में। फिर आया हमारा सिक्स लेक्चर। हमारे सिक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में। ये आएगा पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कवर करेगा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बेसिकली क्या है, जो हमारे प्रियम्बल का एम है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे स्टेट्स पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई है। वो है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कैसी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई सबको आप इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करो, आप एक फ्री लीगल एड दो, आप ऑर्गेनाइजेशन करो विलेज पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ, लिविंग वेजेस, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि छोटे बच्चों को एजुकेशन फ्री मिली जाती है, तो कौन सी एज के ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन फ्री मिली जाती है, वो सब हम इसमें देखेंगे। पब्लिक हेल्थ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारी चीजें हैं हम यहाँ देखेंगे। इसके अलावा हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में और पीस एंड सिक्योरिटी कैसे रखी जाती है उसके बारे में इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि दी गई है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कवर करता है आर्टिकल 51A,
कि भाई हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा नेशनल फ्लैग है, या हम लोग कहीं आप देखते होंगे यूजुअली जब भी हमारा नेशनल एंथम होता है तो हमें खड़ा रहना है, ये हमारी कुछ ड्यूटीज है। इसके अलावा भी कुछ हमारी बेसिक ड्यूटीज है जो हमें निभानी है, वो सारा हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर 8 में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। यहां से शुरू हो जाएगी एग्जीक्यूटिव पावर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेक्चर 8 से हम शुरू कर देंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना, और एग्जीक्यूटिव में सबसे बड़ा हेड है प्रेसिडेंट। तो पार्ट 5 जो है वो कवर करेगा प्रेसिडेंट को। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 पूरा कवर करेगा प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसका टर्म कहां तक रहता है, री इलेक्शन का प्रोसीजर, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया के, क्या कंडीशंस होनी चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो, प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है, इम्पीचमेंट यानी कि अगर प्रेसिडेंट को उसके टेन्योर से पहले निकालना है तो क्या प्रोसेस होगा, और कैजुअल वैकेंसी यानी अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पे कौन उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेगा। फिर हम आएंगे हमारे लेक्चर 9 में। लेक्चर 9 में हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। पार्ट 5 चैप्टर 1 ही रहेगा और आर्टिकल 63 से 71 कवर करा जाएगा। यहाँ हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, टर्म कितना है, री इलेक्शन, क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है, वाइस प्रेसिडेंट के क्या पावर्स एंड फंक्शंस है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पे कौन उस समय एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का काम करेगा। नेक्स्ट हम कवर करेंगे लेक्चर 10। लेक्चर 10 में हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर के जो आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 74 से 78। इस पूरे आर्टिकल्स में आप देखोगे और पढ़ोगे कि प्राइम मिनिस्टर होता कौन है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर का टर्म क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन देता है, और प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर्स एंड फंक्शंस है, और प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट हम कवर करेंगे लेक्चर 11। लेक्चर 11 में हम पढ़ेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि भाई ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो आखिर होते क्यों है, प्राइम मिनिस्टर के पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका क्या काम है, उनको क्यों रखा जाता है, ये सब हम कवर करेंगे आर्टिकल 74 से 78 में। इसमें हम सब डिटेल में जानेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कौन है। आर्टिकल 76 में हम अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे कि अटर्नी जनरल होता कौन है। इसके अलावा हम अपॉइंटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे सारे मिनिस्टर्स की, उनको ओथ कौन देता है, और ये जो हमारा कैबिनेट है जहां पे ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं इसका एक्चुअल रोल है क्या। 12th लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। यहां से शुरू हो गई हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेचर में हम सबसे पहले देखेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जो कि कवर करता है आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123। यहाँ हम देखेंगे कि पार्लियामेंट का गठन कैसे हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, कैसे कंपोज किया गया, और पार्लियामेंट के दो मेन हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा। इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है लोकसभा में ये भी हम यहाँ देखेंगे। ये दोनों हाउस का ड्यूरेशन क्या है, मतलब ड्यूरेशन से मतलब कि कहीं कब तक लोकसभा में जो मेंबर्स है वो रहेंगे, कब तक राज्यसभा में जो मेंबर्स है वो रहेंगे, ये डिसॉल्व कैसे होना है। इसके अलावा हम देखेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे, उनकी मेंबरशिप कैसे होती है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए रहता है, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। पार्लियामेंट्स के सेशंस के बारे में हम यहाँ देखेंगे, दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग्स के बारे में देखेंगे, और जितने भी पावर्स एंड फंक्शंस है रिलेटेड टू पार्लियामेंट वो सब के सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा 13th लेक्चर जो रहेगा वो आ जाएगा हमारी जुडिशरी से शुरू, यानी सबसे पहले जो सबसे टॉप मोस्ट जुडिशियल है कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 जो कि कवर करेगा आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 137। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट बना कैसे, सुप्रीम कोर्ट अगर बना तो उसमें तो जजेस की जरूरत है, अब ये जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, जिन जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ वो कब तक रहेंगे, उनका टेन्योर क्या रहेगा, और अगर टेन्योर से पहले उनको हटाना है तो उसके रिमूवल का प्रोसीजर क्या रहेगा, जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, उनको ओथ कौन देता है, उनके पावर्स एंड फंक्शंस, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी,
सुप्रीम कोर्ट का क्या ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब कौन कौन से कोर्ट केसेस को वो एंटरटेन कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट्स में ली जाने वाली अपील्स के बारे में। उसके बाद हम आएंगे अपने लेक्चर 14 में, जहां हम पढ़ेंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि कवर करेगा आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि सीएजी यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका टर्म ऑफ ड्यूटी कितना है, उसकी क्या पावर्स एंड ड्यूटीज है, और ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में हम सारी चीजें लेक्चर 14 में यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। फिर हम आएंगे हमारे 15th लेक्चर में, जो कि बात करता है गवर्नर के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162। देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में जब हमने देखा तब हमने सेंट्रल लेवल पे पढ़ा, जब हम स्टेट लेवल पे आ जाते हैं तो स्टेट का सबसे बड़ा हेड होता है गवर्नर। तो आपके जो लेक्चर 15 है और चैप्टर 2 और पार्ट 6 है, वहां से शुरू हो जाता है स्टेट। मैं आपको एक ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, जिससे आपको ये पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो चुटकियों में याद हो जाएगा, और आप कौन से आर्टिकल में क्या चीज लिखी है उसको भी जानना शुरू कर देंगे। तो जब भी आप देखें लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो आती है आर्टिकल्स को याद कैसे करना है और मेंटेन कैसे करना है, कि अगर एग्जाम में कोई आर्टिकल पूछ लिया गया तो उसके अंदर क्या है वो हमें इंस्टेंटली उस समय याद आ जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताऊंगा। गवर्नर कौन होता है हम देखेंगे 15 लेक्चर में, उसके अलावा उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका टर्म कितना है, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, ये सारा कवर करेंगे हम लेक्चर नंबर 15 में अपने। लेक्चर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में, पार्ट 6 में आता है, और इसमें कवर होंगे आर्टिकल 163 से 167, जहां हम जानेंगे भाई चीफ मिनिस्टर होता कौन है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उसको वो किसको ओथ कौन ओथ देता है चीफ मिनिस्टर को, या चीफ मिनिस्टर किसके सामने ओथ लेता है, उसका टर्म क्या है, उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, वो सारा हम कवर करेंगे लेक्चर 16 में। लेक्चर 17 में हम पढ़ेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, वैसे चीफ मिनिस्टर के पास भी उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये कौन है, इनके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे हमारे लेक्चर 17 में, जो कि शुरू होता है आर्टिकल 163 से 167 में ही। इसी में ही हमें पता चल जाएगा कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब आप स्टेट लेवल की बात करो तो एडवोकेट जनरल होता है, जब आप सेंट्रल की बात करो तो अटर्नी जनरल होता है। ये किसके सामने ओथ देते हैं, इनका टर्म क्या है, ये सारा डिस्कशन होगा लेक्चर 17 में। लेक्चर 18 में हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ये कवर करेगा आर्टिकल 168 से आर्टिकल 213, जहां पे बात होगी स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन की। हमने पार्लियामेंट को देखा था सेंट्रल लेवल में, अब हम स्टेट लेजिस्लेचर को देखेंगे स्टेट लेवल पे। इसके जो दो हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है हम वो देखेंगे, इन दोनों हाउसेस की ड्यूरेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी। सेशंस जो आप सुनते हो सन लगा है, वो क्या होता है, कितने सन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के सेशंस होते हैं, और साल में कितने बार होते हैं, वो ये हम यहाँ पे सब चीजें कवर करेंगे। इसके अलावा हम पावर्स एंड फंक्शंस की भी सारा डिस्कशन लेक्चर नंबर 18 में करेंगे। लेक्चर नंबर 19 में हम देखेंगे और पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 232, कि भाई हाई कोर्ट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन ने किया, कैसे होता है और क्यों होता है। जैसे हर स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं तो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उसमें जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, उनका टेन्योर, उनको हटाने का प्रोसीजर, उनकी क्वालिफिकेशंस, वो ओथ किसको देंगे, उनके पावर्स और फंक्शंस, हाई कोर्ट की बेंचेस, इंडिपेंडेंसी और ज्यूरिसडिक्शन, ये सारा का सारा हम डिटेल में कवर करेंगे लेक्चर नंबर 19 में। लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स शुरू होता है आर्टिकल 232 से आर्टिकल 237 में, जहां पे हम देखेंगे अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट और अदर जजेस का। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा, हमने हाई कोर्ट के बारे में देखा, तो क्या इंडिया में सिर्फ ये दो कोर्ट्स है? नहीं, इसके अलावा और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह जो हो गए आपके। तो आपका जो लेक्चर 20 है वो सारा का सारा कवर करेगा आर्टिकल 232 से आर्टिकल 237, डिस्ट्रिक्ट और अदर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में यहाँ बात होगी। इसके अलावा हम देखेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, जहां पे फ्री लीगल एड सर्विसेज की बात होती है, लोक अदालत के बारे में जहां पर इंसान जाता है अपने चालान के अमाउंट्स को कम कराने के लिए,
फैमिली कोर्ट्स जहाँ पे मैरिज और डाइवोर्स के केसेस होते हैं, ग्राम न्यायालय जो आपके विलेज लेवल या ग्राम लेवल जहाँ होता है वहाँ पे जो कोर्ट्स होते हैं, छोटे कोर्ट्स होते हैं, उनको ग्राम न्यायालय बोला जाता है। हम उसके बारे में भी लेक्चर 20 में कवर करेंगे। लेक्चर 21 शुरू करेगा यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जो कि कवर करता है आर्टिकल 239 से 242। यहाँ बात होती है कि भाई इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है। क्या यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट्स होते हैं, और होते हैं तो उनमें वहां पे उनके हाई कोर्ट्स की क्या ड्यूटीज होती है। ये सारा हम देखेंगे 21 लेक्चर में। यूनियन टेरिटरीज बने क्यों, और सिर्फ जो बनी है वो इतनी ही यूनियन टेरिटरीज क्यों बनी है, बाकी लोगों को यूनियन टेरिटरीज क्यों नहीं घोषित किया गया, वो सब हम कवर करेंगे आपके लेक्चर 21 में। लेक्चर 22 बात करता है पंचायत के बारे में। पंचायत हम देखेंगे आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ, जहां पर हम देखेंगे कि पंचायती राज का इवोल्यूशन कैसे हुआ शुरू से और आज क्या पोजीशन है, वहां तक आएंगे। कौन कौन सी कमिटीज बैठाई गई पंचायत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा हम सबसे मेन अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन क्या होती है पंचायत की, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी देखेंगे। पंचायत का ड्यूरेशन, वहाँ पे जो लोग हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी पावर्स और इलेक्शंस के बारे में हम सब डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 22 में। लेक्चर नंबर 23 में हम देखेंगे म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, जो कि कवर करेगा आर्टिकल 243 पी से लेके आर्टिकल 243 जेड जी के बारे में। यहाँ पर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी डिस्कस करेंगे। म्यूनसिपैलिटी का कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ड्यूरेशन, वहाँ के मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शंस का प्रोसीजर्स, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा हम डिस्कस करेंगे 23rd लेक्चर में। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, पंचायत आपके गांव के लेवल की बात होती है तो पंचायत, जब शहर पे आ जाता है तो म्यूनसिपैलिटीज। ये सारा डिफरेंस मैं आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ यहाँ पे बता दूंगा। लेक्चर 24 जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, जो कि पार्ट 9 बी में आता है और आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक डिस्कशन करता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे कॉम्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है इनका। लेक्चर 25 में हम पढ़ेंगे स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, जो कि पार्ट 10 आर्टिकल 244 से 244 ए कवर करता है कि भाई कौन से ऐसे एरियाज है जिनको स्केड्यूल्ड एरियाज माना गया है, कौन से ऐसे एरियाज है जिनको ट्राइबल एरियाज माना गया है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और ये डिफरेंसेस एक्चुअली है क्यों, क्योंकि अगर रहने वाले एक ही टाइप के लोग हैं तो क्यों आपने इन एरियाज को स्केड्यूल्ड एरियाज बोला है और क्यों इन एरियाज को ट्राइबल एरियाज बोला है। ये सारा हम कवर करेंगे हमारे लेक्चर 25 में। फिर हम आएंगे लेक्चर 26 में, जहां हम पढ़ेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। यहाँ पार्ट 14 शुरू हो जाएगा, जो होगा आर्टिकल 324 और 325 के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ मेंबर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका रिमूवल कैसे होगा, उनके क्या फंक्शंस एंड पावर है, वो हम सब डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर 26 में। लेक्चर 27 में हम देखेंगे इलेक्शंस के बारे में, जो कि आर्टिकल 326 से आर्टिकल 329 ए में आता है। इलेक्शंस, हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसका क्या सिस्टम है, उसकी मशीनरी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, और पावर क्या है पार्लियामेंट की इलेक्शंस के दौरान, ये सारा डिस्कशन होगा लेक्चर 27 में। लेक्चर 28 में हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज की, जो कि कवर करता है आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में, कि भाई हमारी जो यूनियन है, हमारा जो देश है, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली है क्या, वो हम देखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या प्रोविजंस हम ले रहे हैं हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, वो भी यहाँ देखेंगे, और हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, वो भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फिर आया अपना लेक्चर 29, जहां पर हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 18 में दिया हुआ है और आर्टिकल 352 से 360 कवर करता है। हमारी तीन टाइप की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारा का सारा हम इसमें कवर करेंगे। फिर हम आएंगे लेक्चर 30 में, जहां पर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा और हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि भाई आज तक कौन कौन से अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं जब से वो अडॉप्ट हुआ है, और इन अमेंडमेंट्स को करने के पीछे रीजन क्या था, और ये अमेंडमेंट्स करने के बाद आज हम किस स्टेट पर है
वो सारा का सारा हम यहाँ पे देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और उसके पीछे करे हुए लोगों के क्रिटिसिज्म, ये सारा डिस्कशन हम लेक्चर 30 में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक पूरा प्लान कि कैसे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द लीगल सागा।